हमारा अतीत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। आज हम अध्याय 3 देखते हैं। आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी बड़ी नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हम मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था कराएं। यह सब सुनकर जायसवाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोग को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब और पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और जब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतें को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखनी चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए थे, पत्थर के बाट बोहर, मन के तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग को छोटा था और लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियों की पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवार खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान घर कहा। माफ करना दोस्त, महान स्नान नगर कहा। इसका मत इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किया जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगरें में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भवन, नाले और सड़क। इन नगरों के घर
आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनकी जरिया इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे, या यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अनुपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी और बने आभूषण जैसी कीमती चीजों के अपने पास रखते होंगे। इन नगरों की लिपि भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखती ही थी और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगर के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे, और साथ ही लाते थे सुंदर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेयरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदारो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर की चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप के पाए गए लेखन और यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान ने इसे पढ़ने के लिए कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज वहां मिली है, उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन्हें आयताकार पृष्ठसतह मुहर पर समांतर जानवर के चित्र में लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेयरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदारो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी एवं फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फेनस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहर पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति के चेहरे कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में परीक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को दक्ष थे। फेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन वस्तुओं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत को रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके चूड़ियां वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान के पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं का प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया है। कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई कपड़े तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों को वे दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांस बनाने के लिए तांबे साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगर में रहने के लिए भोजन। लोगों नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और दाल, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल की हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। इस क्षेत्र की बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी के संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता होगा। वे बड़े जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण।
कच्चे के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे और धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में 4 और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए लोग बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले गए कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों का पत्थर खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों को शंखों और धातुओं की बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहर और मुद्रकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी के दवाने से बनी उनकी छाप मिली। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों को पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाया जाता था। मोहर की छाप मोहरबंदी होते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता का अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसके कारण यह हो सकता है कि ईंट को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों का चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र के अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में
शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्होंने पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों के साथ और उनके चीज दफनाई जाती थी। उनमें खाद्यान्न, पेय वस्तु, गहने, बर्तन, वेदांत, हथियार और जानवर शामिल भी कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाएं भी दफन दिया जाता था। दुनिया के इतिहास के शवों को दफनाने का परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद भी इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी?